हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। मार्क स्टोन के खिलाफ कोर्ट का फैसला आए हुए अब लगभग 3 महीने हो चुके थे। ग्लोबल वॉइस नेटवर्क की माफी के बाद आरव की जिंदगी में जैसे एक लंबा तूफान थम गया था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब सच में सब कुछ ठीक होने लगा है। सुबह की चाय अब डर के साथ नहीं पी जाती थी। न्यूज देखने पर दिल नहीं कांपता था। फोन की घंटी बजने पर दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बजती थी। घर में अब एक अलग ही सुकून था। अनाया सुबह बालकनी में बैठकर अपने मोबाइल पर महिलाओं की कहानियां पढ़ती रहती। उसका प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। रोज कोई न कोई महिला उसे मैसेज भेजती, कोई अपने संघर्ष की कहानी, कोई अपनी जीत की। अनाया सब पढ़ती, जवाब देती और मन ही मन खुश होती कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अर्जुन अब धम्बीए के आखिरी सेमेस्टर में था। दिन रात पढ़ाई करता, कभी लाइब्रेरी में बैठा मिलता तो कभी लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बनाते हुए। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास साफ दिखता था। वो अब खुद को भाई का छोटा भाई से नहीं बल्कि एक अलग पहचान वाला इंसान मानने लगा था। बच्चा भी बड़ा हो रहा था। स्कूल में वो डिबेट और स्पोर्ट्स दोनों में आगे रहने लगा था। अक्सर घर आकर कहता, पापा आज टीचर ने मेरी तारीफ की, और आरव हर बार उसे सीने से लगा लेता। इन सब के बीच आरव खुद भी बदल चुका था। वो अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहता था। काम करता था लेकिन काम में डूब नहीं जाता था। शाम को घर जल्दी लौटने की कोशिश करता। कभी कभी सबको लेकर बाहर खाने चला जाता, कभी मूवी, कभी पार्क। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ लड़ाइयां जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उन लड़ाइयों के बीच रिश्तों को बचाकर रखने का नाम है। एक शाम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। टीवी पर कोई कॉमेडी शो चल रहा था। बच्चा जोर जोर से हंस रहा था। अनाया चाय बना रही थी। अर्जुन मोबाइल पर कुछ देख रहा था। आरव सोफे पर बैठा सबको देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। काश ये पल हमेशा ऐसे ही रहें, उसने मन में सोचा। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन इंटरनेशनल कॉल। आरव कुछ पल रुका, फिर उठाया। उधर से एक गंभीर आवाज आई, मिस्टर आरव मल्होत्रा, दिस इज डेविड रॉस फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉच। आरव सीधा बैठ गया। जी बोलिए, हम आपको एक कॉन्फिडेंशियल मैटर में शामिल करना चाहते हैं। आपके पुराने बिजनेस नेटवर्क से जुड़ा मामला है। आरव का दिल हल्का सा धड़क गया। किस बारे में? क्रॉस ग्रुप के कुछ हिडन एसेट्स जो अभी तक सिस्टम से बाहर है और अब सस्पिशियस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। डेनियल का नाम सुनते ही आरव के दिमाग में पुराने जख्म ताजा हो गए। लेकिन वो तो जेल में है। उसने कहा, हाँ, लेकिन उसका नेटवर्क अभी जिंदा है और हमें लगता है कि इसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। कॉल खत्म हुई। आरव कुछ देर तक फोन पकड़े बैठा रहा। शांति के बीच फिर से हलचल। अनाया ने नोटिस किया। क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उसने सब बताया। अनाया चुप हो गई। मतलब फिर से परेशानी? शायद। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि जिस अध्याय को उसने बंद समझ लिया था वो फिर से खुलने वाला है।
अगले दिन राजन को बुलाया गया, सब डिटेल शेयर की। राजन गंभीर हो गया। सर, ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें बहुत बड़े लोग हो सकते हैं। समीर ने भी रिसर्च शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आई। डेनियल के पुराने अकाउंट्स में अचानक मूवमेंट, कुछ कंपनियां फिर से एक्टिव, कुछ पुराने लोग वापस मैदान में। मतलब कोई उसकी विरासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनमें से एक कंपनी का डायरेक्टर अब भारत में था। नाम आदित्य मेहरा, एक युवा बिजनेसमैन, तेजी से उभरता हुआ, मीडिया का नया चहेता। सब उसे नेक्स्ट बिग टाइकून कह रहे थे। आरव ने उसकी तस्वीर देखी, कुछ अजीब लगा। आंखों में चालाकी, मुस्कान में बनावट। ये लड़का, उसने मन में कहा। अनाया ने पूछा, क्यों ऐसे देख रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल कह रहा है ये शांति का अंत है। और शायद वो सही था, क्योंकि आदित्य मेहरा सिर्फ नया बिजनेसमैन नहीं था, वो पुराने तूफान की नई शक्ल था। आदित्य मेहरा का नाम जब से आरव के सामने आया था, तब से उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। बाहर से देखने पर वो एक सफल, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी युवा बिजनेसमैन लगता था, जिसकी उम्र मुश्किल से 30-35 साल रही होगी। लेकिन मीडिया में उसकी चर्चा ऐसे हो रही थी जैसे वो अगले कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा कारोबारी बनने वाला हो। हर बिजनेस चैनल पर उसकी तारीफ होती, हर मैगजीन में उसकी तस्वीर छपती और हर इंटरव्यू में वो बड़े आत्मविश्वास के साथ भविष्य की बातें करता दिखाई देता। लेकिन आरव को उसकी मुस्कान में कुछ बनावटी सा महसूस होता था। वो मुस्कान दिल से नहीं, दिमाग से आती हुई लगती थी, जैसे हर शब्द, हर भाव पहले से सोचा समझा हो। यही बात आरव को बेचैन कर रही थी। इतने सालों के अनुभव के बाद वो लोगों के चेहरे पढ़ना सीख चुका था, और आदित्य का चेहरा उसे सीधा नहीं लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक आरव ने चुपचाप उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसने समीर से कहा कि बिना किसी को बताए आदित्य मेहरा की पूरी प्रोफाइल निकाली जाए। उसकी पढ़ाई, उसका पहला बिजनेस, उसके निवेशक, उसके पार्टनर, उसके पुराने संपर्क, सब कुछ। समीर ने अपनी टीम लगा दी और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पता चला कि आदित्य का असली उभार पिछले 3 सालों में हुआ था। उससे पहले वो एक सामान्य सा मैनेजर था, जो एक छोटी सी विदेशी कंपनी में काम करता था। अचानक उसी कंपनी को भारी फंडिंग मिली और उसी के साथ आदित्य को भी बड़ा पद मिल गया। उसके बाद उसने एक के बाद एक कई कंपनियां खरीदी, कई स्टार्टअप में निवेश किया और देखते ही देखते उसका नाम बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था, जरूरत से ज्यादा तेजी से। आरव को यह बात खटक रही थी। असली बिजनेस में इतनी जल्दी सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है, और जब मिलती है तो उसके पीछे या तो असाधारण मेहनत होती है या फिर कुछ छुपा हुआ खेल। इसी बीच एक दिन आरव को इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉच से फिर कॉल आया। उन्होंने बताया कि जिन हिडन एसेट्स की बात हो रही थी, उनमें से कुछ पैसे अब आदित्य मेहरा की कंपनियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा ट्रांसफर नहीं था, बल्कि कई शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया गया था, ताकि असली सोर्स छुपा रहे। ये सुनकर आरव को यकीन हो गया कि उसका अंदेशा गलत नहीं था। डेनियल भले ही जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कोई न कोई उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहा था, और आदित्य मेहरा उसी खेल का मोहरा बन चुका था, या शायद खिलाड़ी। घर में आरव पहले जैसा शांत नहीं रहा। अनाया ने यह बदलाव महसूस किया। वो ज्यादा चुप रहने लगा था, ज्यादा सोचने लगा था। कभी कभी रात को नींद खुल जाती और वो बालकनी में जाकर देर तक शहर की लाइट्स देखता रहता। अनाया समझ जाती थी कि फिर कोई नई परेशानी सिर उठा रही है। उसने एक रात उससे धीरे से पूछा कि क्या फिर से कोई बड़ा मामला सामने आ रहा है। आरव ने सब कुछ खुलकर बता दिया, क्योंकि अब वो कोई बात छुपाना नहीं चाहता था। अनाया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा
कि शायद ये जिंदगी की वही परीक्षा है जो बार बार उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अर्जुन भी अब समझदार हो चुका था। उसे भी अंदाजा होने लगा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ आरव के बिजनेस डॉक्यूमेंट समझने की कोशिश शुरू कर दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो मदद कर सके। कहीं न कहीं वो भी अब परिवार की जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। कुछ दिनों बाद आरव को एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रहा था और इसमें देश विदेश के बड़े कारोबारी आने वाले थे। लिस्ट में आदित्य मेहरा का नाम भी था। आरव समझ गया कि ये मौका है उसे सामने से देखने और समझने का। कॉन्फ्रेंस के दिन माहौल काफी भव्य था। बड़े होटल का हॉल, चमकती लाइट्स, महंगी गाड़ियां और सूट बूट में घूमते लोग। हर कोई नेटवर्किंग में लगा हुआ था। आरव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान भीड़ से ज्यादा एक चेहरे पर था। आदित्य मेहरा। वो आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिल रहा था, हंस रहा था, हाथ मिला रहा था और हर किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर रहा था। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो उसने तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने बहुत सम्मान से आरव का स्वागत किया और बताया कि वो उसे अपना आदर्श मानता है। उसने कहा कि आरव की लड़ाई और ईमानदारी ने उसे बहुत प्रेरित किया है। बाहर से उसकी बातें बिल्कुल सच्ची और मीठी लग रही थी, लेकिन आरव को उसके शब्दों में एक अजीब सी गणना महसूस हो रही थी, जैसे हर वाक्य किसी मकसद के साथ बोला जा रहा हो। दोनों ने थोड़ी देर सामान्य बातें की, बिजनेस, मार्केट, भविष्य की योजनाएं। आदित्य बहुत समझदार और तेज दिमाग वाला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, आरव को एहसास हुआ कि वो कई सवालों के जवाब बहुत सोच समझ कर देता है, जैसे कहीं कोई राज छुपा रहा हो। कॉन्फ्रेंस के बाद आरव का शक और गहरा हो गया। उसे अब यकीन था कि आदित्य सिर्फ एक उभरता हुआ बिजनेसमैन नहीं है, वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। शायद अनजाने में, शायद जानबूझकर। उस रात घर लौटकर आरव देर तक बैठा रहा। अनाया ने उसे चुपचाप चाय दी। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि डैनियल की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो किसी नए चेहरे के जरिए वापस लौट रही है। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि इस बार वे पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत है, इसलिए चाहे जो आए वे मिलकर उसका सामना करेंगे। आरव ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा और मन ही मन तय किया कि अब वो इस खेल को आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। अगर कोई फिर से पुराने जहर को फैलाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे जड़ से खत्म करेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं थी, ये उसके परिवार, उसके सुकून और उसके भविष्य की लड़ाई थी। और इस लड़ाई का असली रूप अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। मुंबई के उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद आरव के मन में आदित्य मेहरा की छवि और भी गहरी हो गई थी। वो जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता, उतना ही उसे महसूस होता कि इस आदमी के पीछे कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। बाहर से वो जितना साफ, स्मार्ट और सफल दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय लगता था। आरव को कई बार लगा कि जैसे वह किसी अधूरे सच की परछाई को देख रहा हो, जिसे अभी ठीक से पहचान नहीं पा रहा है। अगले कुछ दिनों तक आरव ने अपने काम के साथ साथ आदित्य की गतिविधियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वो कोई खुली जासूसी नहीं कर रहा था, बल्कि सामान्य बिजनेस रिपोर्ट्स, मार्केट एनालिसिस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा था। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि असली खेल हमेशा कागजों और नंबरों के बीच छुपा होता है। अगर कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहीं न कहीं उसका निशान जरूर छूटता है। समीर और उसकी टीम लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे थे। धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। आदित्य की कंपनियों में जो पैसा आ रहा था, वो कई बार ऐसे देशों से आता था जहां टैक्स नियम बहुत ढीले थे। कई बार पैसा कुछ घंटों के लिए एक अकाउंट में रुकता और फिर किसी और अकाउंट में चला जाता।
ये सब कानूनी दिखाने के लिए इतनी सफाई से किया जाता था कि आम नजर से देखने पर कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन आरव जानता था कि ये सफाई ही सबसे बड़ा संकेत होती है। इधर घर में भी उसकी बेचैनी साफ दिखने लगी थी। वो पहले की तरह हंसता बोलता तो था, लेकिन कई बार अचानक चुप हो जाता, खाने की मेज पर बैठा होता और कहीं खो जाता। अनाया ये सब देख रही थी। उसे पता था कि जब आरव इस तरह शांत हो जाता है तो जरूर कोई गहरी चिंता उसके मन में चल रही होती है। एक रात जब सब सो चुके थे, तब अनाया ने उसे बालकनी में बैठे देखा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। वो चुपचाप रेलिंग पर हाथ रखे खड़ा था। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले शहर को देखते रहे। फिर अनाया ने धीरे से कहा कि उसे लग रहा है कि आरव खुद पर बहुत ज्यादा बोझ ले रहा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो बोझ भी अपने आप बड़ा हो जाता है। उसने बताया कि उसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल रहा है जहां से उन्होंने इतनी मुश्किल से खुद को निकाला था। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो अकेला नहीं है, वे सब उसके साथ है। ये बात सुनकर आरव को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इधर अर्जुन भी बदल रहा था। MBA की पढ़ाई के साथ साथ वो अब बिजनेस न्यूज और फाइनेंस रिपोर्ट्स पढ़ने लगा था। कई बार वो आरव के पास आकर कुछ सवाल पूछता, कभी किसी कंपनी के बारे में, कभी किसी मार्केट ट्रेंड के बारे में। आरव को अच्छा लगता था कि उसका छोटा भाई अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि समझदारी भी सीख रहा है। एक दिन अर्जुन ने झिझकते हुए आरव से कहा कि उसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट दिखी है जिनमें आदित्य मेहरा की तारीफ के साथ साथ आरव पर हल्के फुल्के तंज भी किए जा रहे हैं। कहीं लिखा था कि पुराना टाइगर अब नए शेर से डर रहा है, तो कहीं कहा गया था कि नई पीढ़ी अब पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रही है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि किसी न किसी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद एक और अहम बात सामने आई। समीर ने बताया कि आदित्य की एक कंपनी ने हाल ही में डैनियल के पुराने वकील की फर्म से कानूनी सलाह ली थी। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सर्विस हो सकती थी, लेकिन टाइमिंग बहुत अजीब थी। वही वकील, वही नेटवर्क, वही पुरानी कड़िया। अब आरव का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उसे लगने लगा कि आदित्य शायद खुद डैनियल से सीधे जुड़ा ना हो, लेकिन उसके आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जो पुराने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद वे आदित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, या शायद आदित्य खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर आई। आदित्य की कंपनी ने एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने का ऐलान किया। वही प्लेटफॉर्म जो कभी कभी आरव और ट्रूथ नेट के खिलाफ लेख छापता था। ये खबर सुनकर आरव और भी सतर्क हो गया। उसे अब साफ दिखने लगा था कि ये सिर्फ बिजनेस विस्तार नहीं है, ये प्रभाव और नियंत्रण की कोशिश है। मीडिया, पैसा और नेटवर्क तीनों को एक जगह लाने की तैयारी। उस रात आरव ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें वो कभी कभी अपने मन की बातें लिखता था। उसने उसमें लिखा कि हर बार जब जिंदगी शांत होने लगती है, कोई न कोई नया तूफान आ जाता है। लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार है, क्योंकि अब उसके पास अनुभव भी है और परिवार का साथ भी। उसने मन ही मन तय किया कि अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा, वो सच को सामने लाने के लिए खुद आगे बढ़ेगा। चाहे सामने कोई भी हो, चाहे वो कितना भी चमकदार क्यों न दिखता हो, क्योंकि उसे पता था कि अगर अभी चुप रहा तो आने वाला समय और भी मुश्किल हो सकता है। और कहीं न कहीं इसी चुपचाप चल रही जांच के बीच एक बड़ा राज धीरे धीरे आकार ले रहा था, जो बहुत जल्द सबके सामने आने वाला था। आदित्य मेहरा को लेकर आरव का शक अब सिर्फ एक अंदेशा नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक ठोस विश्वास में बदल रहा था। जितनी ज्यादा जानकारी सामने आ रही थी,
उतना ही साफ होता जा रहा था कि इस चमकदार चेहरे के पीछे कोई न कोई अंधेरा जरूर छुपा हुआ है। लेकिन परेशानी यह थी कि अभी तक ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला था जिसे सामने रखकर वो खुलकर कुछ कह सके। आरव जानता था कि बिना सबूत के बोलना खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। उसने पहले भी देखा था कि कैसे आधी अधूरी बातें मीडिया में तूफान बन जाती हैं और सच को ढक देती है। इसलिए इस बार वो बहुत सोच समझकर कदम रख रहा था। समीर और उसकी टीम दिन रात डेटा खंगाल रही थी। बैंक ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियां, विदेशी निवेश, पुराने पार्टनर, सब कुछ एक बड़े चार्ट पर जोड़ा जा रहा था। धीरे धीरे वो चार्ट एक जाल जैसा दिखने लगा जिसमें कई नाम, कई देश और कई अकाउंट जुड़े हुए थे। उस जाल के बीच में आदित्य मेहरा था, लेकिन उसके पीछे कई और परछाइयां भी नजर आ रही थी। इसी दौरान एक नया नाम सामने आया, रिचर्ड ब्लेक। वो एक विदेशी फाइनेंसर था जो पहले डैनियल के नेटवर्क से जुड़ा रहा था। जब डैनियल जेल गया था तब वो अचानक गायब हो गया था। अब वही आदमी आदित्य की 2 बड़ी कंपनियों में सलाहकार बन चुका था। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। आरव को अब यकीन हो गया कि ये पूरा खेल योजनाबद्ध है। घर में आरव अब ज्यादा सतर्क रहने लगा था। वो हर दिन परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन साथ ही हर छोटी बात पर नजर भी रखता। बच्चे का स्कूल, अनाया का ऑफिस, अर्जुन की क्लास, सबकी सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई थी। अनाया को कभी कभी ये सब जरूरत से ज्यादा लगता, लेकिन वो समझती थी कि आरव ऐसा क्यों कर रहा है। एक शाम जब सब लोग डिनर के बाद बैठे थे, अर्जुन ने अचानक कहा कि उसे अपनी इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी से ऑफर मिला है। वो कंपनी आदित्य मेहरा की ही ग्रुप की थी। ये सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा कि ये अर्जुन के लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये महज संयोग था या फिर कोई चाल? अर्जुन ने बताया कि उसे ये ऑफर उसकी यूनिवर्सिटी के जरिए मिला है और इंटरव्यू भी काफी प्रोफेशनल था। किसी ने आरव का नाम नहीं लिया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरव जानता था कि बड़े खेल हमेशा सामान्य दिखते हैं। उस रात वो देर तक सोचता रहा। अगर अर्जुन वहां काम करता है तो एक तरफ ये उसे अंदर की जानकारी दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये खतरे से भरा भी हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी भी तरह के जाल में फंसे। अगले दिन उसने समीर से इस बारे में बात की। समीर ने भी माना कि ये मौका दोनों तरह का हो सकता है, जोखिम भरा भी और फायदेमंद भी। काफी सोच विचार के बाद आरव ने फैसला किया कि वो अर्जुन को सच बताएगा, लेकिन फैसला उसी पर छोड़ेगा। शाम को वो अर्जुन के कमरे में गया। दोनों देर तक बैठे बात करते रहे। आरव ने उसे आदित्य और उसके नेटवर्क के बारे में जितना जानता था सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि अभी कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन शक काफी गहरा है। अर्जुन ने सब ध्यान से सुना। पहले वो थोड़ा घबराया, फिर गंभीर हो गया। उसने कहा कि वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा, और अगर वो वहां जाएगा भी तो पूरी सावधानी रखेगा। अनाया ने भी अपनी राय दी कि अर्जुन को डर के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि वो हर बात आरव को बताएगा और कुछ भी छुपाएगा नहीं। उधर आदित्य मेहरा को भी ये पता चल गया कि अर्जुन उसकी कंपनी में आने वाला है। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया और कहा कि अर्जुन पर नजर रखी जाए। ये बात साफ थी कि आदित्य अब आरव के परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि जिस परिवार ने डैनियल जैसे दुश्मन को हराया था वो इतनी आसानी से किसी नए खिलाड़ी के सामने झुकने वाला नहीं था। आरव उस रात खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि ये खेल अब नए मैदान में शुरू हो चुका है। अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर रूम या मीडिया में नहीं होगी, बल्कि भरोसे,
रिश्तों और परिवार की जमीन पर होगी। और इस जमीन पर हार का मतलब बहुत कुछ खो देना था। लेकिन आरव तैयार था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उसके पास अनुभव था और सबसे बड़ी बात, अपनों का साथ था। अर्जुन के आदित्य मेहरा की कंपनी में इंटर्नशिप शुरू करने का दिन जैसे जैसे पास आता गया, वैसे वैसे आरव की बेचैनी भी बढ़ती गई। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर बना रहता कि कहीं उसका भाई अनजाने में किसी ऐसे खेल का हिस्सा न बन जाए जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। उसने खुद को कई बार समझाया कि अर्जुन अब बच्चा नहीं रहा, समझदार है, पढ़ा लिखा है और अपने फैसले खुद ले सकता है। लेकिन भाई होने का फर्ज उसे हर वक्त सतर्क रखता था। इंटर्नशिप के पहले दिन सुबह घर में एक अलग ही माहौल था। अर्जुन जल्दी उठ गया था, अच्छे कपड़े पहने थे, बाल सलीके से बनाए थे और बार बार शीशे में खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साह भी था और हल्की घबराहट भी। अनाया ने उसके लिए नाश्ता बनाया और उसे समझाया कि किसी पर जल्दी भरोसा न करे, धीरे धीरे माहौल को समझे। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोला कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे जो भी हो। अर्जुन जब घर से निकला तो आरव देर तक खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे वो अपने छोटे भाई को किसी अनजानी दुनिया में भेज रहा हो, जहां नियम अलग हैं, लोग अलग हैं और सच्चाई अक्सर नकाब के पीछे छुपी रहती है। आदित्य की कंपनी का ऑफिस शहर के सबसे महंगे इलाके में था। ऊंची इमारत, कांच की दीवारें, चमकदार रिसेप्शन और हर जगह व्यस्त लोग। अर्जुन जब अंदर पहुंचा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी दुनिया में कदम रख रहा है। उसे एचआर टीम ने वेलकम किया, बाकी इंटर्न से मिलवाया और फिर एक बड़े हॉल में ले जाया गया जहां ट्रेनिंग चल रही थी। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगा। काम प्रोफेशनल था, लोग शिष्ट थे, माहौल आधुनिक था। किसी ने आरव का नाम नहीं लिया, किसी ने कोई अजीब सवाल नहीं पूछा। ये देखकर अर्जुन थोड़ा राहत महसूस करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ बातें अजीब लगने लगी। कुछ सीनियर मैनेजर बहुत ज्यादा गोपनीयता रखते थे, कुछ फाइलें हमेशा लॉक में रहती थी, कुछ मीटिंग्स में इंटर्न्स को अचानक बाहर भेज दिया जाता था, कुछ लोगों के चेहरे पर हमेशा तनाव रहता था, जैसे वे किसी दबाव में काम कर रहे हों। अर्जुन इन सब बातों को मन में नोट करता रहा। इधर आरव भी खाली नहीं बैठा था। उसने अपनी टीम को कहा था कि आदित्य की कंपनियों के हर बड़े प्रोजेक्ट पर नजर रखी जाए, खासकर उन प्रोजेक्ट्स पर जिनमें विदेशी निवेश जुड़ा हो। वो खुद भी पुराने संपर्कों से जानकारी जुटाने लगा। कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट आई कि आदित्य की एक सब्सिडियरी कंपनी ने अचानक एक बड़ा विदेशी लोन लिया है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किसी साफ प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा। पैसा घूमकर दूसरी कंपनियों में जा रहा था। ये वही पैटर्न था जो पहले डैनियल के नेटवर्क में देखा गया था। आरव को अब यकीन होने लगा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। घर पर अर्जुन रोज शाम को आरव को अपने दिन के बारे में बताता। वो बताता कि किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, किससे मिला, क्या सीखा। आरव ध्यान से सब सुनता और बीच बीच में ऐसे सवाल पूछता जिससे उसे असली तस्वीर समझ में आ सके। धीरे धीरे अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ साफ नहीं है। एक दिन उसने गलती से एक फाइल देख ली जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन का जिक्र था जो उसके समझ से बाहर थे। जब उसने अपने सीनियर से पूछा तो उसे टाल दिया गया। ये बात उसके मन में घर कर गई। एक शाम वो थका हुआ घर लौटा, चेहरे पर उलझन साफ थी। अनाया ने पूछा तो उसने कहा कि उसे लग रहा है कि कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है। आरव ने चुपचाप उसकी बात सुनी और महसूस किया कि उसका डर बेकार नहीं था। उस रात तीनों ने बैठकर बात की। आरव ने कहा कि अर्जुन को अभी बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। न ज्यादा सवाल, न ज्यादा जिज्ञासा, लेकिन आंखें खुली रखनी होंगी। अगर उसे कहीं भी खतरा महसूस हो
तो तुरंत बताना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब वो सिर्फ एक इंटर्न नहीं था, बल्कि अनजाने में एक खतरनाक खेल के बीच खड़ा हो चुका था। इधर आदित्य मेहरा भी हर दिन अर्जुन पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि ये लड़का सिर्फ एक इंटर्न नहीं है, बल्कि आरव मल्होत्रा का भाई है, और आरव उसकी योजनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसने अपने खास आदमी से कहा था कि अर्जुन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन उसे शक न होने दिया जाए। इस तरह एक अदृश्य जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ आरव और अर्जुन जो सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ आदित्य और उसका नेटवर्क जो हर कीमत पर अपने राज छुपाना चाहता था। और इस जंग का पहला बड़ा मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। आदित्य मेहरा की कंपनी में अर्जुन की इंटर्नशिप को अब लगभग 1 महीना हो चुका था। इतने दिनों में वो वहां के माहौल से काफी हद तक परिचित हो गया था। बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद आधुनिक और व्यवस्थित लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे दरवाजे थे जिनके पीछे क्या छुपा है, ये आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। अर्जुन अब समझने लगा था कि असली खेल इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे चलता है। शुरू में वो सिर्फ ट्रेनिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ जरूरी मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलने लगा। ये उसके लिए सीखने का अच्छा मौका था, लेकिन साथ ही खतरे की घंटी भी, क्योंकि अब वो उन लोगों के करीब पहुंच रहा था जो असली फैसले लेते थे। इन मीटिंग्स में वो देखता कि कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बहुत कम चर्चा होती और अचानक ही उन्हें मंजूरी मिल जाती। किसी को ये जानने की फिक्र नहीं होती कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सब बस साइन कर देते, जैसे ये सब पहले से तय हो। एक दिन अर्जुन को एक फाइल स्कैन करने की जिम्मेदारी दी गई। वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला बैठा दस्तावेज देख रहा था। तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, आरबी होल्डिंग्स। ये नाम उसने पहले भी कहीं सुना था। उसे याद आया कि आरव ने कभी बताया था कि ये कंपनी कभी डैनियल के नेटवर्क से जुड़ी थी। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से फाइल पढ़ी। उसमें लिखा था कि आरबी होल्डिंग्स आदित्य की एक सब्सिडियरी में बड़ा निवेश करने जा रही है, लेकिन फाइल में निवेश का असली सोर्स साफ नहीं था। बस कुछ कोड नंबर और विदेशी अकाउंट्स का जिक्र था। उसी समय एक सीनियर मैनेजर कमरे में आ गया। उसने अर्जुन को उस फाइल पर झुके देखा और तुरंत गंभीर हो गया। उसने बिना कुछ कहे फाइल बंद कर दी और अर्जुन से कहा कि वो दूसरे काम पर ध्यान दे। उसका लहजा सामान्य नहीं था, उसमें चेतावनी छुपी हुई थी। अर्जुन समझ गया कि उसने अनजाने में कुछ संवेदनशील देख लिया है। उस दिन के बाद से उसके साथ थोड़ा अलग व्यवहार होने लगा। कुछ लोग पहले जितने खुले नहीं रहे, कुछ उसे नजरअंदाज करने लगे, कुछ ज्यादा सवाल करने लगे कि वो किससे बात करता है और क्या करता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उस पर नजर रखी जा रही है। घर आकर उसने सारी बात आरव को बताई। आरव ने ध्यान से सुना और समझ गया कि मामला गंभीर होता जा रहा है। उसने अर्जुन को कहा कि अब वो किसी भी फाइल की कॉपी न रखे, कोई स्क्रीनशॉट न ले और खुद को सामान्य दिखाए। अर्जुन ने बात मान ली, लेकिन मन में डर बैठ गया। एक शाम ऑफिस में काम खत्म करके वो निकल रहा था। तभी उसने देखा कि एक स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला है। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। सामान्य दिनों में वो कमरा हमेशा बंद रहता था, आज पहली बार खुला था। जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वो धीरे से अंदर झांका। अंदर कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। बड़ी बड़ी फाइलें ट्रांसफर हो रही थी। स्क्रीन पर विदेशी बैंक अकाउंट्स के नंबर दिख रहे थे। पास में एक आदमी फोन पर अंग्रेजी में किसी से तेज आवाज में बात कर रहा था और बार बार क्लीन राउट और नो ट्रेस जैसे शब्द बोल रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य काम नहीं है। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंक गया। मुड़कर देखा तो वही सीनियर मैनेजर था। उसकी आंखों में शक साफ था।
उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अर्जुन ने जल्दी से बहाना बना दिया कि वो रास्ता भूल गया था। मैनेजर कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस पल अर्जुन को लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत के करीब पहुंच गया है। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार वही कमरे की तस्वीर याद आती रही। बैंक अकाउंट्स, फाइल ट्रांसफर, फोन पर बातचीत, सब कुछ किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे देख रहा है, हर कैमरा उस पर नजर रखे हुए है, हर कॉल में खतरा छुपा है। उसने दोपहर में चुपचाप आरव को मैसेज भेजा कि बात जरूरी है। शाम को घर पहुंचते ही दोनों बंद कमरे में बैठे। अर्जुन ने सब विस्तार से बताया, स्टोर रूम, कंप्यूटर, ट्रांसफर, फोन कॉल, सब कुछ। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। अब शक नहीं था, ये नेटवर्क जिंदा था। डैनियल की परछाई अब भी मौजूद थी और इस बार वो आदित्य के जरिए काम कर रही थी। आरव ने अर्जुन से कहा कि अब उसे और सावधान रहना होगा। कोई भी गलत कदम उसकी जान तक के लिए खतरा बन सकता है। अगर उसे कभी लगे कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है तो तुरंत इंटर्नशिप छोड़ दे। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो गया था कि वो अब इस खेल से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया था। और जो लोग ऐसे राज छुपाते हैं वे गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ते। अर्जुन जिस रात स्टोर रूम की घटना के बाद घर लौटा था, उस रात उसकी नींद जैसे हमेशा के लिए उससे दूर हो गई थी। बिस्तर पर लेटा हुआ वो बार बार वही दृश्य याद करता रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते बैंक अकाउंट नंबर, तेजी से ट्रांसफर होती फाइलें, फोन पर किसी की घबराई हुई आवाज और फिर अचानक पीछे से पड़े हाथ का स्पर्श। हर बार ये सब सोचते हुए उसका दिल तेज धड़कने लगता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे खेल में फंस गया है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। सुबह उठते ही उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आ चुके थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो जानता था कि अगर उसने डर दिखाया तो सामने वाले को शक हो जाएगा, और शक इस माहौल में सबसे खतरनाक चीज थी। ऑफिस पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल पहले से थोड़ा बदला हुआ है। लोग पहले जितने सहज नहीं थे। कुछ लोग उससे नजरें चुराने लगे थे तो कुछ बेवजह ज्यादा मीठा व्यवहार करने लगे थे। ये दोनों ही बातें उसे असहज कर रही थी। उसे लगने लगा था कि अब वो कंपनी में सिर्फ एक इंटर्न नहीं रहा, बल्कि एक निगरानी में रखा गया इंसान बन चुका है। दिन भर वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता रहा। हर ईमेल, हर फाइल, हर मीटिंग उसे संदिग्ध लगने लगी थी। वो अब छोटी छोटी बातों में भी छुपे हुए संकेत ढूंढने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि कंपनी के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है, जो बाहर से दिखने वाली चमकदार दुनिया से बिल्कुल अलग है। इधर आरव भी बेचैन था। अर्जुन की बातें सुनने के बाद उसका मन बार बार उसी स्टोर रूम की तरफ जाता। उसे समझ में आ गया था कि वहां जो कुछ चल रहा है वो साधारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ये वही पुराना पैटर्न था जिसे उसने सालों पहले डैनियल के समय देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार खेल ज्यादा चालाकी से खेला जा रहा था। आरव ने अपनी टीम को और गहराई से जांच करने का आदेश दे दिया। अब सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी काफी नहीं थी, उसे अंदर तक घुसना था। समीर ने कुछ भरोसेमंद साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया और धीरे धीरे डिजिटल रास्तों की मैपिंग शुरू हुई। कुछ संदिग्ध सर्वर, कुछ प्राइवेट नेटवर्क और कुछ छुपे हुए अकाउंट सामने आने लगे। इस बीच अर्जुन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके सीनियर अब उससे ज्यादा काम लेने लगे थे। कभी देर रात तक रुकवाते, कभी अचानक मीटिंग में बुला लेते। बाहर से ये सब प्रोफेशन लगता था, लेकिन अंदर से ये एक तरह की परीक्षा थी।
जैसे देखा जा रहा हो कि वो कितना सह सकता है, कितना झुक सकता है। एक दिन उसे एक प्राइवेट मीटिंग में बैठने को कहा गया। वहां कुछ सीनियर मैनेजर और एक अनजान विदेशी आदमी मौजूद था। बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी और ज्यादातर बातें कोड भाषा में की जा रही थी। राउट क्लियर, लेयर 2, सेफ चैनल जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। अर्जुन सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि ये किसी सामान्य प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं है। मीटिंग के बाद वही विदेशी आदमी कुछ देर के लिए अर्जुन से अलग से मिला और बहुत सामान्य लहजे में उससे उसकी पढ़ाई, परिवार और भविष्य के प्लान के बारे में पूछने लगा। बाहर से ये दोस्ताना बातचीत लग रही थी, लेकिन अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि ये जानकारी जुटाने की कोशिश है। उस शाम घर लौटकर अर्जुन बहुत परेशान था। उसने आरव को सब बताया। आरव ने ध्यान से सुना और समझ गया कि अब मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, ये अब लोगों को इस्तेमाल करने का खेल बन गया था। अनाया भी इस तनाव को महसूस कर रही थी। वो देख रही थी कि अर्जुन पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। हर वक्त कुछ सोचता रहता, खाने में मन नहीं लगता, मोबाइल बार बार चेक करता। उसे डर था कि कहीं ये सब उसके बेटे और पति की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। एक रात तीनों देर तक बैठे बात करते रहे। आरव ने कहा कि अब समय आ गया है कि वे सिर्फ इंतजार न करें, बल्कि खुद भी चाल चलें। लेकिन ये चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। एक गलत कदम पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। अर्जुन ने मन ही मन तय कर लिया कि वो अब सिर्फ डरकर चुप नहीं बैठेगा। वो सतर्क रहेगा, ध्यान से देखेगा, हर छोटी बात नोट करेगा, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उसे पता था कि जल्दबाजी यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें करोड़ों का विदेशी निवेश जुड़ा था। अर्जुन को इस प्रोजेक्ट की फाइलें संभालने की जिम्मेदारी मिली। ये उसके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन साथ ही खतरे की घंटी भी। अब वो सीधे उस सिस्टम के पास पहुंच चुका था जहां से असली खेल चल रहा था। वो हर दिन धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करने लगा। कौन सा अकाउंट कहाँ जुड़ा है, कौन सा आदमी किससे मिलता है, कौन सा मेल किस सर्वर से आता है। वो सब कुछ अपने दिमाग में जमा करता रहा, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ सेव किए, क्योंकि उसे पता था कि लिखी हुई चीज कभी भी पकड़ी जा सकती है। इधर आदित्य मेहरा भी सब देख रहा था। उसे रिपोर्ट मिल रही थी कि अर्जुन बहुत सतर्क हो गया है। ज्यादा सवाल नहीं पूछता, लेकिन बहुत ध्यान से सब देखता है। आदित्य को अब शक होने लगा था कि ये लड़का सिर्फ सीखने नहीं आया है, उसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है। और यही शक धीरे धीरे खतरे में बदलने वाला था। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से निकल रहा था, तो उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन जब तीसरी बार वही कार उसे पीछे दिखी तो उसका दिल बैठ गया। वो सीधे घर नहीं गया, बल्कि रास्ता बदलकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गया। कुछ देर बाद वो कार गायब हो गई। उस रात वो कांपते हाथों से घर पहुंचा। आरव ने उसकी हालत देखी और समझ गया कि अब मामला सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स तक सीमित नहीं रहा। अब खतरा खुलकर सामने आने लगा था, और ये खतरा धीरे धीरे उनकी जिंदगी के दरवाजे तक पहुंच रहा था। जिस रात अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उस रात उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर कुछ पल खड़ा रहा, जैसे अपनी ही सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, और दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था कि क्या अब वो सच में खतरे की रेखा पार कर चुका है। आरव ने उसकी हालत देखते ही समझ लिया कि मामला गंभीर है। बिना ज्यादा कुछ पूछे उसने अर्जुन को पानी दिया और पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन संभला, तब उसने पूरी बात बताई कि कैसे एक कार लगातार उसका पीछा कर रही थी और कैसे उसने रास्ता बदलकर खुद को बचाया। ये सुनकर आरव के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी।
अब ये सिर्फ शक या अंदेशा नहीं था, ये सीधा संकेत था कि कोई अर्जुन पर नजर रख रहा है। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। अनाया बार बार उठकर अर्जुन के कमरे में झांकती रही। आरव बालकनी में बैठा अंधेरे को देखता रहा और मन ही मन आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करता रहा। उसे पता था कि अब खेल अगले स्तर पर जा चुका है। अगले दिन आरव ने सिक्योरिटी टीम से बात की और घर के आसपास निगरानी और बढ़ा दी। उसने अर्जुन से कहा कि वो कुछ दिनों तक सीधे घर और ऑफिस के अलावा कहीं न जाए, कोई अनावश्यक रास्ता न बदले, कोई अनजान कॉल न उठाए। ये सब सुनकर अर्जुन को थोड़ी घुटन महसूस हुई, लेकिन वो समझता था कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है। इधर ऑफिस में भी अर्जुन पर दबाव बढ़ने लगा। उसे ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाने लगी, लेकिन साथ ही उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी। कभी अचानक उसका कंप्यूटर चेक किया जाता, कभी उससे बेवजह सवाल पूछे जाते। ये सब उसे अंदर से डरा रहा था, लेकिन वो बाहर से सामान्य बना रहता। एक दिन उसे एक बेहद अहम फाइल लेकर एक दूसरे ऑफिस ब्रांच में देने भेजा गया। ये ब्रांच शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में थी। रास्ता लंबा और सुनसान था। अर्जुन का मन नहीं था जाने का, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। उसने आरव को मैसेज कर दिया कि वो कहाँ जा रहा है और किस काम से जा रहा है। रास्ते में वही काली कार फिर दिखाई दी, पहले दूर, फिर पास, फिर बिल्कुल पीछे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्पीड बढ़ाई, कार भी बढ़ी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये संयोग नहीं है। उसने दिमाग से काम लिया और गाड़ी को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया, जहां भीड़ थी और कैमरे थे। जैसे ही वो वहां रुका, वो कार कुछ सेकंड रुकी और फिर तेजी से निकल गई। उस पल अर्जुन की जान में जान आई। उसने तुरंत आरव को फोन किया। आरव ने सुनते ही अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। अब वो समझ गया था कि अर्जुन को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उसी शाम समीर ने एक और चौंकाने वाली खबर दी। साइबर टीम ने कुछ मैसेज ट्रेस किए थे, जिनमें अर्जुन की लोकेशन शेयर की जा रही थी। मतलब कंपनी के अंदर से ही कोई उसकी जानकारी बाहर दे रहा था। ये अंदर का आदमी था। विश्वासघात, सबसे खतरनाक चीज। आरव को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने इतने सालों में यही सीखा था कि बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना अंदर का। अब उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने थे। उसने अर्जुन से कहा कि वो अभी भी इंटर्नशिप जारी रखे, लेकिन बहुत सीमित दायरे में रहे। कोई जोखिम न ले, कोई बहादुरी न दिखाए। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब खुद को सुरक्षित रखना थी। इधर आदित्य मेहरा भी बेचैन हो रहा था। उसे रिपोर्ट मिल रही थी कि अर्जुन जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया है और घर में भी सुरक्षा बढ़ गई है। उसे शक होने लगा था कि आरव अब कुछ बड़ा करने वाला है। उसने अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया, कुछ पुराने चेहरे वापस बुलाए, कुछ नए लोग जोड़े, कुछ फंड इधर उधर किए। मतलब वो भी किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा था। घर में माहौल अब भारी हो गया था। हंसी कम हो गई थी, बातें कम हो गई थी। सब अंदर ही अंदर डरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम अनाया ने आरव से कहा कि उसे डर लग रहा है कि ये सब कहीं बच्चों की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। आरव ने उसे भरोसा दिलाया कि वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को नुकसान नहीं होने देगा। उसी रात आरव ने फैसला किया कि अब सिर्फ इंतजार करना सही नहीं है। उसे खुद आगे बढ़कर इस पूरे नेटवर्क को उजागर करना होगा। उसने अपने पुराने इंटरनेशनल संपर्कों से बात की, लीगल टीम को तैयार किया, मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई। सब कुछ धीरे धीरे एक बड़े प्लान की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह लड़ाई आधी अधूरी नहीं होगी। या तो सच पूरी तरह जीतेगा या फिर खतरा सब कुछ निगल जाएगा। और अगला कदम अब बहुत नजदीक था। अब आरव को पूरी तरह समझ आ चुका था कि यह मामला साधारण नहीं है। जिस तरह से अर्जुन का पीछा किया जा रहा था,
जिस तरह से उसकी लोकेशन लीक हो रही थी और जिस तरह से अंदर के लोग काम कर रहे थे, उससे साफ था कि आदित्य मेहरा का नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ है। ये कोई अचानक बना हुआ सिस्टम नहीं था, बल्कि सालों की तैयारी का नतीजा था। और इस सिस्टम की जड़ें शायद वहीं तक जाती थी जहां कभी डैनियल का साम्राज्य था। आरव ने अब अपने हर कदम को एक रणनीति के तहत चलाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस बार सीधे टकराव नहीं करेगा, बल्कि पहले पूरे जाल को समझेगा और फिर एक ही वार में उसे तोड़ेगा। इसके लिए उसे धैर्य चाहिए था, समय चाहिए था और सबसे ज्यादा चाहिए था सही जानकारी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ एक गुप्त बैठक रखी। उसमें समीर, राजन, लीगल एक्सपर्ट्स और साइबर स्पेशलिस्ट शामिल थे। सभी को साफ बता दिया गया कि अब यह मामला सिर्फ एक बिजनेस विवाद नहीं रहा, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। हर किसी को बिना शोर किए, बिना किसी को शक हुए काम करना था। साइबर टीम ने सबसे पहले उन सर्वरों पर ध्यान दिया जिनसे अर्जुन की लोकेशन लीक हुई थी। धीरे धीरे ट्रेस करते हुए वे एक प्राइवेट नेटवर्क तक पहुंचे जो कई देशों में फैला हुआ था। इस नेटवर्क का इस्तेमाल डेटा चुराने, पैसे घुमाने और लोगों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। यह वही तरीका था जो कभी डेनियल इस्तेमाल करता था। इधर अर्जुन अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। वो ऑफिस में ज्यादा बोलता नहीं था, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था और हर बात सोच समझ कर करता था। वो जान चुका था कि अब उसकी हर हरकत पर नजर है, इसलिए वो खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाने की कोशिश करता, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर छोटी चीज को याद रखता। कौन किस समय किससे मिलता है, कौन सी फाइल किसके पास जाती है, कौन सा मेल किस सर्वर से आता है, कौन सी मीटिंग बिना रिकॉर्ड के होती है। वो सब अपने दिमाग में एक नक्शे की तरह बनाता जा रहा था। घर में भी अब माहौल बदला हुआ था। अनाया और आरव दोनों कोशिश करते थे कि बच्चे और अर्जुन पर ज्यादा दबाव न पड़े, लेकिन ये आसान नहीं था। डर चुपचाप हर कोने में बैठा रहता था। फिर भी वे एक दूसरे को संभालते रहे। एक दिन समीर ने एक बेहद अहम जानकारी दी। उसने बताया कि आदित्य की एक कंपनी ने हाल ही में एक पुरानी शिपिंग कंपनी खरीदी है जो पहले डैनियल के लिए सामान और कैश ट्रांसफर करने का काम करती थी। ये कंपनी कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन अब अचानक फिर से एक्टिव हो गई थी। इसका मतलब साफ था, नेटवर्क फिर से जाग चुका था। आरव को अब समझ आ गया कि मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिसमें कई देशों के लोग शामिल हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इसी बीच अर्जुन के सामने एक और परीक्षा आई। उसे एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। इस प्रोजेक्ट में कुछ विदेशी क्लाइंट्स, कुछ सीक्रेट अकाउंट्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट शामिल थे जिन्हें आम कर्मचारियों से छुपाकर रखा जाता था। यह मौका खतरनाक भी था और जरूरी भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि वो सीधे शेर के मुंह में जा रहा था। जरूरी इसलिए क्योंकि यहीं से सबसे बड़े सबूत मिल सकते थे। आरव ने उसे समझाया कि वो किसी भी हाल में अपनी सुरक्षा से समझौता न करे। अगर कभी लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो तुरंत पीछे हट जाए। अर्जुन ने मन ही मन तय किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन सच तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए कुछ विदेशी खातों में भारी रकम भेजी जा रही है और फिर वहां से वो पैसा दूसरी कंपनियों में घूमकर गायब हो जाता है। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम था जिसकी जड़ें डैनियल तक जाती थी। उसने बिना किसी को बताए कुछ अहम तारीखें, कुछ अकाउंट नंबर और कुछ कोड वर्ड याद कर लिए। इधर आरव ने भी अपने इंटरनेशनल संपर्कों से बात करके कुछ एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन वो अभी खुलकर कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पहले पूरा नेटवर्क उजागर करना था। एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौटते हुए बहुत चुप था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था।
अनाया ने देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि जब सही समय आएगा तब वो खुद बोलेगा। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सोचा। उसे एहसास हो गया था कि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। और इस लड़ाई में हार का मतलब सिर्फ नौकरी खोना नहीं होगा, बल्कि शायद जिंदगी भी। आरव भी उसी रात देर तक जागता रहा। उसने अपने अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस किया। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ साथ एक दृढ़ता भी थी। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों या ताकत की नहीं थी। ये लड़ाई सच, परिवार और भविष्य की थी। और इस लड़ाई का अगला मोड़ बहुत जल्द सामने आने वाला था। जैसे जैसे अर्जुन आदित्य मेहरा की कंपनी के भीतर गहराई तक उतरता जा रहा था, वैसे वैसे उसे ये एहसास होने लगा था कि वो अब सिर्फ एक इंटर्न नहीं रहा। वो धीरे धीरे उस सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा था, जहां हर कदम पर जोखिम था और हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ अभी भी वैसा ही चमकदार और व्यवस्थित लगता था, लेकिन अंदर का माहौल अब उसे खोखला और डरावना लगने लगा था। उसे अब साफ दिखने लगा था कि कंपनी के कुछ खास लोग ही असली फैसले लेते हैं, बाकी कर्मचारी सिर्फ उनके आदेश मानते हैं। कई बार उसे लगता था कि बहुत से लोग जानते हैं कि कुछ गलत चल रहा है, लेकिन नौकरी और पैसों के डर से चुप रहते हैं। ये खामोशी ही उस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन अब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो जानबूझकर ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, लेकिन मीटिंग्स में ध्यान से सुनता, फाइलों को गौर से पढ़ता और लोगों के व्यवहार पर नजर रखता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि कई ट्रांजैक्शन एक ही पैटर्न में होते हैं। पहले पैसा एक छोटी कंपनी में जाता, फिर वहां से किसी विदेशी अकाउंट में, और फिर अचानक किसी नई कंपनी में दिखाई देता। इधर आरव भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा था। उसने कुछ पुराने भरोसेमंद पत्रकारों और लीगल एक्सपर्ट से संपर्क किया था, लेकिन अभी सब कुछ गुप्त रखा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि आधी जानकारी बाहर जाए और नेटवर्क को सतर्क कर दे। घर में माहौल अब थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। सब लोग एक दूसरे से सामान्य बात करते, हंसने की कोशिश करते, लेकिन अंदर ही अंदर डर मौजूद रहता। अनाया कई बार रात को उठकर बच्चों को देखती कि सब ठीक है या नहीं। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है। एक दिन अर्जुन को एक बहुत ही संवेदनशील मीटिंग में बैठने का मौका मिला। इस मीटिंग में कुछ विदेशी प्रतिनिधि भी आए थे। बातचीत बहुत सीमित लोगों तक रखी गई थी। कमरे के बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी और मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन पहली बार इतना सख्त माहौल देख रहा था। मीटिंग में जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, वे सीधे पैसे या ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे थे। सब कुछ कोड में बोला जा रहा था, जैसे ब्लू फाइल, नॉर्थ चैनल, सेकंड लेयर जैसे शब्दों का मतलब सिर्फ वही लोग समझते थे जो इस खेल में शामिल थे। अर्जुन ने धीरे धीरे इन कोड्स का मतलब समझना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि ब्लू फाइल उन अकाउंट्स को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। नॉर्थ चैनल एक खास रूट था जिससे पैसा यूरोप जाता था, और सेकंड लेयर का मतलब था दूसरी शेल कंपनी। ये जानकारी उसके लिए बहुत कीमती थी, लेकिन बहुत खतरनाक भी। उसी दिन शाम को एक अजीब घटना हुई। जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो उसे लिफ्ट के पास वही विदेशी आदमी मिला जो पहले मीटिंग में आया था। उसने बहुत सामान्य तरीके से अर्जुन से हालचाल पूछा और फिर धीरे से कहा कि इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि भरोसा भी जरूरी होता है। ये बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि ये एक चेतावनी है। मतलब ये कि अब वो नोटिस में आ चुका है। उस रात वो बहुत परेशान था। उसने आरव को सब बताया। आरव ने महसूस किया कि अब अर्जुन की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। वो बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन इसी वजह से खतरे में भी है। आरव ने समीर और अपनी टीम के साथ फिर मीटिंग की।
सबने माना कि अब ज्यादा देर इंतजार करना सही नहीं होगा। कुछ ठोस सबूत सामने लाकर एजेंसियों को एक्टिव करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक आखिरी कड़ी चाहिए थी जो पूरे नेटवर्क को जोड़ दे, और वो कड़ी शायद अर्जुन के पास ही थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को और भी गोपनीय फाइलें देखने को मिली। उनमें से एक में कुछ ऐसे नाम थे जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। उन नामों के आगे कुछ कोड और कुछ रकम लिखी हुई थी। उसे शक हुआ कि ये नेटवर्क के असली मालिक हो सकते हैं। वो ये सब याद करता गया। लिखा नहीं, फोटो नहीं लिया, बस याद रखा, क्योंकि उसे पता था कि पकड़े जाने का मतलब खत्म। इधर आदित्य मेहरा भी बेचैन होता जा रहा था। उसे रिपोर्ट मिल रही थी कि सिस्टम में कहीं न कहीं रिसाव हो रहा है। कुछ जानकारियां बाहर तक पहुंच रही हैं। उसे शक था कि कोई अंदर से काम कर रहा है। उसने अपने खास लोगों को आदेश दिया कि हर कर्मचारी पर नजर रखी जाए, खासकर नए लोगों पर। और नए लोगों में सबसे अहम नाम था अर्जुन। धीरे धीरे जाल कसता जा रहा था। एक तरफ अर्जुन सच तक पहुंचने के और करीब आ रहा था, दूसरी तरफ खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब ये सिर्फ समझदारी का खेल नहीं रहा था, ये हिम्मत और किस्मत का खेल बन चुका था। और इस खेल का अगला दौर अब बहुत जल्द शुरू होने वाला था। अर्जुन को अब महसूस होने लगा था कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वहां पीछे लौटने का विकल्प धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हर नई फाइल, हर गोपनीय मीटिंग और हर संदिग्ध बातचीत उसे इस नेटवर्क की गहराई में और नीचे खींच रही थी। बाहर से देखने पर वो अभी भी वही शांत और मेहनती इंटर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो लगातार चौकन्ना रहता, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में चलते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा हो। उसे अब कंपनी के अंदर कई चेहरे साफ दिखाई देने लगे थे। कुछ लोग खुलकर इस सिस्टम का हिस्सा थे, कुछ मजबूरी में जुड़े हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो सब कुछ जानते हुए भी चुप थे। ये खामोशी ही इस पूरे खेल की सबसे मजबूत दीवार थी। कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको अपनी नौकरी, परिवार और भविष्य की चिंता थी। अर्जुन धीरे धीरे उन लोगों पर ध्यान देने लगा जो बाकी कर्मचारियों से अलग रहते थे। वे कम बोलते, कम हंसते और हमेशा फोन पर किसी न किसी से जुड़े रहते। उनकी मीटिंग्स बिना नोटिस के होती और उनके कमरे हमेशा बंद रहते। इन्हीं लोगों के पास असली ताकत थी। एक दिन उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट की फाइल मिली जिसमें कई सालों के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे कुछ पैटर्न दिखने लगे। कुछ अकाउंट हर साल एक ही समय पर एक्टिव होते थे। कुछ कंपनियां सिर्फ कुछ महीनों के लिए चलती थी और फिर बंद हो जाती थी। कुछ नाम बार बार अलग अलग जगह सामने आते थे। उसे एहसास हुआ कि ये नेटवर्क अचानक नहीं बना है, इसे बहुत सोच समझकर सालों में खड़ा किया गया है। इधर आरव भी अब और ज्यादा सक्रिय हो चुका था। वो सिर्फ अपनी टीम पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने कुछ भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क कर लिया था। अभी तक वो आधिकारिक शिकायत नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि जब वक्त आए तो सब तैयार हों। घर में माहौल अब और गंभीर हो गया था। अनाया हर दिन अर्जुन के चेहरे पर थकान देखती और अंदर ही अंदर डरती कि कहीं ये सब उसकी उम्र से ज्यादा बोझ तो नहीं बन रहा। लेकिन वो जानती थी कि अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपने भाई की तरह मजबूत बनना चाहता था। एक शाम जब अर्जुन देर से घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ कागज थे। बाहर से देखने पर वे सामान्य नोट्स लग रहे थे, लेकिन असल में उनमें कुछ खास नंबर और तारीखें लिखी थी जो उसने बड़ी मुश्किल से याद करके उतारी थी। उसने ये सब आरव को दिखाया। आरव ने उन्हें ध्यान से देखा और समझ गया कि ये वही कड़ी है जिसकी उसे तलाश थी। इन तारीखों और नंबरों को जोड़ने पर साफ पता चलता था कि कैसे पैसा अलग अलग देशों में घूमकर वापस नेटवर्क में लौटता था। ये एक पूरा सर्कल था, मनी लॉन्ड्रिंग का।
और इस सर्कल का केंद्र आदित्य की 2 मुख्य कंपनियां थी। अब पहली बार आरव को लगा कि उसके हाथ में ठोस हथियार आ गया है, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ गया था, क्योंकि अर्जुन ने जो किया था वो बहुत जोखिम भरा था। इसी बीच ऑफिस में एक और अजीब घटना हुई। एक दिन अर्जुन का लैपटॉप अचानक लॉक हो गया। उसमें एक मैसेज फ्लैश हुआ कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, लेकिन वो अपडेट नहीं था, बल्कि किसी ने रिमोट एक्सेस लिया था। कुछ ही मिनटों में सब सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन समझ गया कि किसी ने उसके डेटा को चेक किया है। मतलब शक अब पक्का हो चुका था। वो अब निगरानी में था। उस दिन के बाद से उस पर और नजर रखी जाने लगी। उसे कुछ मीटिंग से बाहर रखा जाने लगा। कुछ फाइलें उससे दूर कर दी गई। कुछ लोग उससे बात करने से भी बचने लगे। ये सब देखकर वो समझ गया कि उसका समय कम होता जा रहा है। आरव ने भी स्थिति को भांप लिया था। उसने अर्जुन से कहा कि अब बहुत सावधानी रखनी होगी। शायद जल्द ही उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़े। इसी बीच समीर ने एक और अहम जानकारी दी। उसने बताया कि आदित्य और रिचर्ड ब्लेक अगले हफ्ते दुबई में एक गुप्त मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग नेटवर्क के भविष्य को तय करने वाली थी। इसका मतलब था कि अब खेल अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। अगर इस मीटिंग के सबूत मिल जाए तो पूरा नेटवर्क एक साथ गिर सकता है, लेकिन इसके लिए अंदर की जानकारी चाहिए थी, और वो जानकारी शायद सिर्फ अर्जुन ही दे सकता था। अर्जुन को जब ये पता चला तो उसका मन घबरा गया। उसे एहसास हो गया कि अब उससे बहुत बड़ा जोखिम लेने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन उसने ये भी समझा कि अगर वो पीछे हटा तो शायद ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उस रात वो देर तक जागता रहा। अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे ये डर था कि कहीं सच फिर से दब न जाए। सुबह उसने खुद से वादा किया कि वो डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि अब उसके पास सच के टुकड़े थे और अब उसे उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी थी। अर्जुन के हाथ में अब सिर्फ कुछ नंबर और तारीखें नहीं थी, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की चाबी थी। लेकिन ये चाबी जितनी कीमती थी, उतनी ही खतरनाक भी। वो जानता था कि अगर किसी को जरा भी भनक लग गई कि उसके पास इतनी अहम जानकारी है, तो उसकी जिंदगी पल भर में बदल सकती है, शायद खत्म भी हो सकती है। यही सोच उसे अंदर से डराती थी, लेकिन वो इस डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वो ऑफिस में और ज्यादा सतर्क रहता, कम बोलता, कम लोगों से मिलता और हर कदम सोच समझ कर रखता। वो जान चुका था कि किसी भी छोटी गलती का मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी उसे लगता कि कैमरे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि उसे घूर रहे हैं। हर अजनबी चेहरा उसे शक की नजर से देखने लगता। इधर आरव भी अब पूरी तरह इस मिशन में डूब चुका था। वो हर रात देर तक बैठकर फाइलें देखता, नंबर जोड़ता, टाइमलाइन बनाता और संभावनाएं तलाशता। उसकी मेज पर अब बिजनेस डॉक्यूमेंट से ज्यादा जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स रहती थी। उसे एहसास हो गया था कि ये लड़ाई अब बॉर्डरूम से निकलकर अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच चुकी है। अनाया ये सब देख रही थी। उसे अपने पति पर गर्व भी था और डर भी। वो जानती थी कि आरव सही रास्ते पर है, लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है। कई बार वो चाहती थी कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए, एक शांत जिंदगी जिए, लेकिन वो जानती थी कि आरव ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके लिए सच और न्याय सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जीने का तरीका थे। अर्जुन को अब दुबई वाली मीटिंग के बारे में भी जानकारी मिल चुकी थी। उसने धीरे धीरे पता लगा लिया था कि कंपनी के कुछ बड़े लोग उस मीटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ फाइलें सिर्फ उसी ट्रिप के लिए बनाई जा रही थी। कुछ अकाउंट्स को अस्थायी रूप से खाली किया जा रहा था। कुछ नए चैनल एक्टिव किए जा रहे थे। मतलब साफ था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। उसने ये सब जानकारी आरव तक पहुंचाई। आरव ने बिना देर किए अपनी इंटरनेशनल टीम को अलर्ट कर दिया।
अब वो चाहता था कि दुबई वाली मीटिंग में ही नेटवर्क को रंगे हाथों पकड़ा जाए, लेकिन इसके लिए अंदर से ठोस सबूत चाहिए था, और वो सबूत अभी भी अधूरा था। इसी बीच अर्जुन के साथ एक और अजीब घटना हुई। एक शाम जब वो ऑफिस में देर तक काम कर रहा था तो अचानक लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चालू हुआ, लेकिन तब तक उसका कंप्यूटर बंद हो चुका था। जब सिस्टम दोबारा शुरू हुआ तो कुछ फाइलें गायब थी। वो समझ गया कि कोई उसकी फाइलें चेक कर चुका है। ये बहुत खतरनाक संकेत था। मतलब अब उन्हें शक हो चुका था कि अर्जुन कुछ जानता है। उस रात वो बहुत घबराया हुआ घर पहुंचा। आरव ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। उसने अर्जुन को कहा कि शायद अब उसे इंटर्नशिप छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अर्जुन अंदर से टूट गया। उसे लगा कि अगर वो अब पीछे हटा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना सब देखने, समझने और झेलने के बाद अगर सच सामने नहीं आया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा पछतावा होगा। काफी देर सोचने के बाद आरव ने फैसला किया कि अब आखिरी कदम उठाने का समय आ गया है। उसने तय किया कि दुबई मीटिंग से पहले ही कुछ सबूत सार्वजनिक किए जाए, ताकि नेटवर्क घबरा जाए और गलती करे। उसने अपने भरोसेमंद पत्रकारों को धीरे धीरे कुछ संकेत देना शुरू किया। पूरी कहानी नहीं, बस इतना कि एक बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्कैम जल्द सामने आने वाला है। मीडिया में हलचल शुरू हो गई। कुछ खबरें आने लगी, कुछ सवाल उठने लगे। आदित्य और उसके लोग बेचैन हो गए। उन्हें समझ में आने लगा कि कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा है और अब उन्हें जल्द फैसला लेना होगा। इसी घबराहट में आदित्य ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। वहां उसे बहुत नरमी से समझाया गया कि कंपनी में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और जो लोग वफादार होते हैं उन्हें हमेशा फायदा मिलता है। साथ ही ये भी इशारा दिया गया कि जो लोग ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। ये साफ धमकी थी। अर्जुन समझ गया कि अब वो खतरे की दहलीज पर खड़ा है। एक कदम इधर तो जिंदगी खत्म, एक कदम उधर तो सच जीत सकता है। उस रात वो देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। नीचे शहर की लाइट्स जल रही थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को पता नहीं था कि ऊपर एक लड़का अपनी हिम्मत और डर के बीच जंग लड़ रहा है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये उसके परिवार की, उसके भाई की और उस सच की लड़ाई थी जो अंधेरे में दबा हुआ था और जिसे बाहर आना ही था। अर्जुन के सामने अब दो ही रास्ते बचे थे। या तो वो डरकर पीछे हट जाए और अपनी जान बचा ले, या फिर पूरी हिम्मत के साथ उस सच्चाई तक पहुंचे जिसे वो इतने दिनों से धीरे धीरे जोड़ रहा था। खतरे की दहलीज पर खड़े होकर उसने दूसरा रास्ता चुना था। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये फैसला उसके अंदर कहीं बहुत पहले ही बन चुका था, जब उसने पहली बार उन संदिग्ध फाइलों को देखा था। उस रात के बाद वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। ऑफिस में वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, किसी भी मीटिंग में बेवजह सवाल नहीं पूछता और हर काम को पूरी ईमानदारी से करता। बाहर से देखने पर वो अब एक आदर्श इंटर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल तैयार रहता था कि कब क्या बदल जाए। आरव ने भी अब पूरी तरह रणनीति बना ली थी। उसने अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। कोई डिजिटल सबूत इकट्ठा कर रहा था, कोई बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेस कर रहा था, कोई कानूनी तैयारी में लगा था और कोई मीडिया से संपर्क बनाए हुए था। सब कुछ एक घड़ी की तरह चल रहा था, जहां हर पुर्जा अपनी जगह पर फिट होना जरूरी था। घर में अब सबको एहसास हो गया था कि आने वाले दिन बहुत भारी हो सकते हैं। अनाया हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। वो बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से हर दिन डर से लड़ रही थी।
उसे सबसे ज्यादा चिंता अर्जुन की थी, क्योंकि वो सीधे खतरे के बीच खड़ा था। बच्चा भी अब सब कुछ महसूस करने लगा था। वो भले ही पूरी बात न समझता हो, लेकिन घर का तनाव उसे दिखता था। कभी कभी वो चुपचाप आकर आरव के पास बैठ जाता और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लेता। उस छोटे से स्पर्श में आरव को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत महसूस होती थी। इधर अर्जुन को अब दुबई मीटिंग से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी मिलने लगी थी। उसे पता चला कि वहां सिर्फ आदित्य और रिचर्ड ब्लेक ही नहीं जा रहे, बल्कि नेटवर्क के 2 और बड़े चेहरे भी आने वाले हैं, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहते थे। इसका मतलब था कि ये मीटिंग सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का भविष्य तय करने वाली थी। अर्जुन ने ये जानकारी आरव तक पहुंचाई। आरव समझ गया कि ये आखिरी मौका हो सकता है। अगर इस मीटिंग के दौरान सबूत मिल गए तो पूरा नेटवर्क एक साथ गिर सकता है, लेकिन अगर मौका चूक गया तो शायद ये लोग और भी गहरे छुप जाएंगे। अब तैयारी और तेज हो गई। आरव ने इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क पक्का कर लिया। दुबई में लोकल अथॉरिटी, फाइनेंशियल वॉच और साइबर टीम को अलर्ट कर दिया गया। सब कुछ बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि नेटवर्क को भनक न लगे। अर्जुन को अंदर से काम करना था। उसे उन फाइलों तक पहुंच बनानी थी जो सीधे मीटिंग से जुड़ी थी। यह सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि अब उसकी हर हरकत पर नजर थी। उसने बहुत सावधानी से काम शुरू किया। वो पहले अपने सीनियर का भरोसा जीतता रहा। हर काम समय पर करता, कभी शिकायत नहीं करता, कभी बहस नहीं करता। धीरे धीरे उसे कुछ और जिम्मेदारियां मिलने लगी। एक दिन उसे मीटिंग से जुड़ी प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करने में मदद करने को कहा गया। यह वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। वो जानता था कि इन फाइलों में नेटवर्क का पूरा नक्शा छुपा हो सकता है। उस रात वो देर तक ऑफिस में रुका। बाहर से देखने पर वो सिर्फ काम करता हुआ एक कर्मचारी लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर स्लाइड, हर नंबर और हर लिंक को ध्यान से देख रहा था। उसने जरूरी जानकारियां दिमाग में बैठा ली। कुछ चीजें उसने बेहद सावधानी से एक सुरक्षित डिजिटल नोट में सेव भी की, जिसे बिना पासवर्ड के कोई खोल नहीं सकता था। घर लौटते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने आग से खेला है, लेकिन ये आग बुझाने के लिए जरूरी थी। आरव भी उस रात सो नहीं पाया। वो जानता था कि आने वाले कुछ दिन उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होंगे। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। अनाया ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। बिना कुछ कहे उसने ये एहसास दिला दिया कि वो उसके साथ है। अब सब कुछ तैयार हो रहा था। हर मोहरा अपनी जगह पर था। हर चाल सोची जा चुकी थी। बस अब इंतजार था उस पल का, जब सच और झूठ आमने सामने खड़े होंगे और फैसला होगा कि जीत किसकी होगी। दुबई की मीटिंग में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, और जैसे जैसे समय पास आ रहा था, वैसे वैसे आरव और अर्जुन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं थी, बल्कि कई सालों से चल रहे एक अंधेरे खेल का संभावित अंत थी। अगर यहां सब कुछ सही तरह से हो गया तो न सिर्फ आदित्य मेहरा बल्कि पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता था, और अगर यहां जरा सी भी चूक हो गई तो शायद ये लोग हमेशा के लिए और गहरे अंधेरे में छुप जाएंगे। अर्जुन अब लगभग हर दिन देर तक ऑफिस में रुकने लगा था। बाहर से ये मेहनत लगती थी, लेकिन असल में वो उन फाइलों और सिस्टम तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था जिनसे दुबई मीटिंग जुड़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों का विश्वास जीत लिया था। कुछ लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानने लगे थे, इसलिए उसे कई बार ऐसी जगहों तक पहुंच मिल जाती थी जहां पहले उसे जाने की इजाजत नहीं थी। एक शाम उसे एक सीक्रेट फोल्डर तक पहुंच मिल गई। यह फोल्डर कंपनी के मुख्य सर्वर पर था और बहुत सीमित लोगों को ही इसका एक्सेस था। वो जानता था कि यह बहुत जोखिम भरा है,
लेकिन यही वो आखिरी कड़ी हो सकती थी जिसकी आरव को तलाश थी। उसने बेहद सावधानी से उस फोल्डर को खोला और अंदर मौजूद फाइलों को देखना शुरू किया। उस फोल्डर में कई देशों के बैंक अकाउंट्स, शेल कंपनियों की लिस्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और कुछ ईमेल कॉपी थी। उन ईमेल्स में दुबई मीटिंग का पूरा प्लान लिखा था। कहां मिलना है, किस होटल में ठहरना है, किस समय कौन आएगा और किस अकाउंट से कितना पैसा ट्रांसफर होगा, सब कुछ विस्तार से दर्ज था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था कि अब उसके हाथ में पूरा नक्शा आ चुका है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो फाइलें देख रहा था, अचानक स्क्रीन पर एक अलर्ट फ्लैश हुआ कि सिस्टम में अनथराइज एक्सेस डिटेक्ट हुआ है। मतलब किसी को शक हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जल्दी से जरूरी डेटा को सुरक्षित डिजिटल नोट में सेव किया, फोल्डर बंद किया और सिस्टम से लॉग आउट कर दिया। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भी खास नहीं किया। कुछ ही सेकंड बाद एक आईटी मैनेजर कमरे में आ गया। उसने अर्जुन के कंप्यूटर की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। उस पल अर्जुन को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, लेकिन मैनेजर ने कुछ नहीं कहा और बस सिस्टम चेक करके चला गया। उस पल उसकी जान में जान आई। उस रात वो बहुत देर तक ऑफिस में बैठा रहा ताकि किसी को शक न हो कि वो जल्दी भाग रहा है। जब वो घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सारी जानकारी आरव को सौंप दी। आरव ने फाइलें देखी, पढ़ी, समझी और धीरे धीरे उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। अब पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास ऐसा सबूत है जिसे झुठलाना नामुमकिन होगा। उसने तुरंत अपनी लीगल टीम और इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क किया। सबूत सुरक्षित चैनल से शेयर किए गए। दुबई की एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया। अब खेल खुलकर सामने आने वाला था, लेकिन खतरा अभी बाकी था, क्योंकि नेटवर्क को भी धीरे धीरे अंदाजा हो गया था कि कहीं न कहीं से जानकारी लीक हुई है। आदित्य बेचैन हो गया था। उसने अपनी टीम को कड़ी चेतावनी दी। कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। कुछ लोगों के फोन चेक किए गए। माहौल में डर फैल गया। अर्जुन को भी शक की नजर से देखा जाने लगा। एक दिन उसे बिना वजह एक अलग कमरे में बुलाया गया और उससे सामान्य सवाल पूछे गए। बाहर से ये सब औपचारिक जांच लग रही थी, लेकिन अंदर से ये एक इम्तिहान था। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह सामान्य रखा। उसने वही कहा जो एक साधारण इंटर्न कह सकता था। उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसकी यही शांति उसे बचा गई। इधर घर में अनाया बेचैन होती जा रही थी। उसे लगता था कि जैसे कोई तूफान दरवाजे पर खड़ा है। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती कि बस ये सब जल्दी खत्म हो जाए। आरव भी जानता था कि आने वाले कुछ दिन सबसे खतरनाक होंगे। नेटवर्क आखिरी कोशिश करेगा खुद को बचाने की। शायद धमकी देगा, शायद हमला करेगा, शायद कोई चाल चलेगा। इसलिए उसने सुरक्षा और बढ़ा दी। हर मूवमेंट पर नजर, हर कॉल रिकॉर्ड, हर रास्ता सुरक्षित। अब कोई भी गलती माफ नहीं थी। दुबई मीटिंग में अब सिर्फ 48 घंटे बाकी थे और उसी मीटिंग के साथ तय होना था कि ये अंधेरा खत्म होगा या और गहरा जाएगा। दुबई की मीटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन उन 2 दिनों का बोझ आरव और उसके परिवार पर ऐसे भारी पड़ रहा था जैसे महीनों की चिंता एक साथ उन पर टूट पड़ी हो। घर में अब पहले जैसी हलचल नहीं थी। टीवी की आवाज कम रहती, हंसी कम सुनाई देती और हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर तैरता रहता। सब जानते थे कि बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसका अंजाम क्या होगा। आरव इन दिनों ज्यादा बोलता नहीं था। सुबह ऑफिस जाता, दिन भर मीटिंग्स और कॉल्स में उलझा रहता और रात को थका हुआ लौट आता। खाना खाते समय भी उसका दिमाग कहीं और रहता। अनाया ये सब देखती थी और मन ही मन परेशान होती थी, लेकिन वो जानती थी
कि इस वक्त आरव को सबसे ज्यादा जरूरत उसके धैर्य और भरोसे की है। अर्जुन की हालत भी अलग नहीं थी। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से हर पल तनाव में रहता। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि कंपनी में उसका भरोसा खत्म होता जा रहा है। कई लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। कुछ लोग जबरदस्ती मुस्कुराते थे, जैसे अंदर कुछ और चल रहा हो। उसे कई बार लगता था कि जैसे वो हर समय किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। इधर आरव और उसकी टीम दिन रात तैयारी में जुटी हुई थी। सबूतों को अलग अलग जगह सुरक्षित किया गया था, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो जाए तो बाकी बचा रहे। लीगल टीम केस की हर छोटी बड़ी बारीकी पर काम कर रही थी। इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ रोज अपडेट शेयर हो रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। समीर ने बताया कि नेटवर्क के कुछ लोग अचानक भारत छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। उनके टिकट बुक हो चुके थे, अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे और परिवारों को बाहर भेजा जा रहा था। इसका मतलब था कि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि जाल कस रहा है। यह खबर सुनकर आरव और सतर्क हो गया। उसने एजेंसियों से कहा कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई न की जाए, ताकि असली खिलाड़ी दुबई में ही फंसे। घर में अनाया ने एक दिन हिम्मत करके आरव से कहा कि वो बहुत थका हुआ लग रहा है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब तक ये सब खत्म नहीं होता, तब तक आराम करने का मन नहीं करेगा। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी जिद भी थी, जो बताती थी कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। बच्चा भी अब समझने लगा था कि घर में कुछ गंभीर चल रहा है। वो बिना वजह शोर नहीं करता था। कभी कभी चुपचाप आकर आरव के पास बैठ जाता और उसकी बाह पकड़ लेता। उस छोटे से स्पर्श में आरव को असीम ताकत मिलती थी। दुबई जाने से एक दिन पहले अर्जुन को ऑफिस में बुलाया गया। उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आखिरी जांच करने को कहा गया। बाहर से ये सामान्य काम था, लेकिन अर्जुन समझ गया था कि ये आखिरी टेस्ट हो सकता है। वो पूरी सावधानी से काम करता रहा, हर फाइल को ध्यान से देखा और कुछ और अहम जानकारियां दिमाग में नोट करता गया। उस शाम जब वो घर लौटा तो बहुत चुप था। अनाया ने उसे देखा और समझ गई कि कुछ भारी चल रहा है। उसने बिना सवाल किए उसे खाना परोसा और पास बैठी रही। अर्जुन ने मन ही मन महसूस किया कि ये चुप समर्थन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी रात आरव ने पूरे परिवार को साथ बैठाया। उसने बहुत शांत तरीके से बताया कि अगले कुछ दिन बेहद संवेदनशील है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबको बस एक दूसरे पर भरोसा रखना है। उसने कहा कि चाहे जो भी हो, वे सब साथ रहेंगे। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी दृढ़ता थी। उस रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। आरव बार बार मोबाइल देखता रहा। अर्जुन बार बार उठकर पानी पीता रहा। अनाया मन ही मन प्रार्थना करती रही। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे समय खुद भी सांस रोके इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह दुबई जाने वाली फ्लाइट थी। आरव खुद नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी पूरी रणनीति वहीं पर निर्भर थी। उसने अर्जुन को गले लगाकर कहा कि वो उस पर भरोसा करता है। अर्जुन ने भी बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। दोनों समझते थे कि ये पल बहुत अहम है। एयरपोर्ट पर अर्जुन को छोड़ते वक्त अनाया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका डर अर्जुन की हिम्मत को कमजोर करे। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब सब कुछ किस्मत और तैयारी के भरोसे था, क्योंकि तूफान अब बहुत करीब था। और ये खामोशी उस तूफान से पहले की आखिरी खामोशी थी। दुबई की चमकती हुई इमारतों और ऊंचे ऊंचे होटल्स के बीच अर्जुन खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था। बाहर से ये शहर सपनों और ऐशो आराम का प्रतीक लगता था, लेकिन उसके लिए ये जगह अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। जिस होटल में मीटिंग होनी थी, वो दुनिया के सबसे महंगे होटलों में से एक था।
वहां हर कदम पर सिक्योरिटी थी, हर कोने में कैमरे थे और हर चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अर्जुन सुबह जल्दी ही वहां पहुंच गया था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें मीटिंग से जुड़े दस्तावेज थे। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी लग रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसे पता था कि आज की छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। मीटिंग हॉल में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, बड़े कारोबारी, फाइनेंशियल सलाहकार और कुछ ऐसे चेहरे जो मीडिया में कभी नजर नहीं आते थे। उन्हीं में आदित्य मेहरा और रिचर्ड ब्लेक भी मौजूद थे। दोनों बहुत आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिल रहे थे, जैसे उन्हें किसी खतरे का एहसास ही न हो। मीटिंग शुरू हुई। प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, नंबर और योजनाएं स्क्रीन पर चलने लगी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल कानूनी और व्यवस्थित लग रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि इन नंबरों के पीछे कितनी गंदगी छुपी हुई है। वो हर स्लाइड को ध्यान से देख रहा था और अपने दिमाग में पहले से जमा जानकारी से जोड़ रहा था। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, असली बातें शुरू होने लगी। कुछ फाइलें सिर्फ चुनिंदा लोगों के सामने खोली गई, कुछ अकाउंट्स की चर्चा धीमी आवाज में हुई, कुछ फैसले बिना किसी बहस के पास कर दिए गए। ये वही पल थे जिनका इंतजार आरव और उसकी टीम कर रही थी। इधर भारत में आरव एक कंट्रोल रूम जैसे बने कमरे में बैठा था। सामने कई स्क्रीन लगी थी। वीडियो फीड, चैट अपडेट, एजेंसी रिपोर्ट्स, सब कुछ एक साथ चल रहा था। समीर और बाकी टीम उसके साथ थी। सबकी निगाहें दुबई पर टिकी थी। अर्जुन के पास एक छोटा सा सिक्योर डिवाइस था जिसमें मीटिंग के कुछ हिस्से रिकॉर्ड हो रहे थे। उसने बहुत सावधानी से उसे एक्टिव रखा था ताकि किसी को शक न हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला हुआ था। मीटिंग के बीच में अचानक एक विदेशी प्रतिनिधि ने कुछ सवाल उठाए। उसने कुछ ट्रांजैक्शन पर शक जताया और जवाब मांगा। ये वही सवाल थे जो आरव की टीम ने पहले से एजेंसियों को दिए थे। मतलब प्लान काम कर रहा था। आदित्य और रिचर्ड थोड़े असहज हो गए। उन्होंने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन सवाल बढ़ते गए। माहौल में तनाव घुलने लगा। कुछ लोग बेचैन होकर मोबाइल देखने लगे। तभी होटल के बाहर अचानक हलचल शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में दुबई की फाइनेंशियल क्राइम यूनिट और इंटरनेशनल एजेंसियों के अधिकारी हॉल में दाखिल हो गए। उनके हाथ में वारंट थे। उन्होंने मीटिंग को तुरंत रोकने का आदेश दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। रिचर्ड ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। अधिकारी एक एक करके लोगों के नाम लेने लगे और उन्हें अलग ले जाने लगे। कंप्यूटर, फाइलें, मोबाइल सब जब्त किए जाने लगे। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा सब देख रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि आसपास के लोग भी सुन लेंगे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। इधर भारत में आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्क्रीन पर यह सब होते हुए देखा और समझ गया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। इतने महीनों की चिंता, डर और संघर्ष का यही नतीजा था। कुछ देर बाद अर्जुन को भी अधिकारियों ने अलग बुलाया। पहले तो उसका दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसे बताया गया कि वो गवाह है और उसकी जानकारी बहुत काम आई है। उसे सुरक्षा दी जाएगी। उस पल अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ उतर गया हो। मीटिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका था। आदित्य, रिचर्ड और कई बड़े नाम हिरासत में थे। उनके अकाउंट फ्रीज हो चुके थे। कंपनियों पर जांच शुरू हो गई थी। दुनिया भर की मीडिया में खबर फैल चुकी थी। भारत में अनाया टीवी के सामने बैठी रो रही थी। डर के आंसू नहीं, राहत के आंसू। आरव ने उसे गले लगा लिया। उस रात घर में पहली बार महीनों बाद चैन की नींद आई। लेकिन आरव जानता था कि ये अंत नहीं है। ये सिर्फ एक बड़ा मोड़ है। अब कानूनी लड़ाइयां होंगी।
सच को साबित करना होगा और कई और मुश्किलें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा अंधेरा अब छन चुका था और इस जीत ने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया था कि सच चाहे जितना दब जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।